Okay, we'll start with the Ganesh Vandana. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighlam Kurme Deva Sarvakareshu Sarvada. Saraswati Om Shri Saraswate Namaha. So, we'll start. हम लोग ये देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा और लास्ट क्लास से ये वाली क्लास कैसे रिलेटेड है। तो हमने हमारा जो कोर्स है उसका नाम है द स्टार्स विद इन यू, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा गैलेक्सीज में हो रहा है, जैसा मिल्की वे गैलेक्सी में हो रहा है, चेंजेस, मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, द सेम इज हैपनिंग विद इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड पिंड। सो दीज आर द वर्सेस फ्रॉम द वेदास, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं लास्ट क्लास से और इस क्लास से। हमने ये देखा कि हमारा जो स्काई है वो 360 डिग्री में हमारे ऋषियों ने डिवाइड किया, और उसको डिवाइड करने के बाद उन्होंने 27 नक्षत्रों में उसको डिवाइड किया। और नक्षत्रों को उन्होंने ऐसे क्लासिफाई किया कि नक्षत्र को दो स्कूल्स ऑफ थॉट से हमने क्लासिफाई किया। नक्ष मीन्स स्काई एंड क्षेत्र मीन्स रीजन एंड नक्शा मीन्स मैप एंड तारा मीन्स स्टार्स। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड कि जो मून होता है वो 27 डेज में अर्थ की एक पूरी ऑर्बिट रिवॉल्व कर लेता है। तो ऐसा ही हमारा नक्षत्र वर्क करता है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके। सो 27 डेज में चंद्रमा 27 नक्षत्र कंप्लीट कर लेता है। इट इज सिमिलर वे हमारे घर की जो वॉच होती है जिसमें आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं एंड सेकेंड्स होते हैं। तो हमारा जो आर है दैट इज द राशि, 12 राशि। मिनट है हमारे नक्षत्र, 27 नक्षत्र। सेकंड की जो सुई है उसका मतलब है नक्षत्रों के पाद, जो कि होते हैं 108। और हमने देखा कि हमारा जो कॉस्मिक स्काई है, जो हम ज्योतिष में जिसको कांतिविद कहते हैं, वो 12 भागों में डिवाइडेड है। फिर हमने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से दिखाया कि मेष राशि में हमारे अश्विनी, भरणी और सम पार्ट, 1/4 ऑफ कृतिका नक्षत्र आता है। और हमने ये भी जाना कि द सेंटर ऑफ द धनु राशि, जिसका स्वामी मूल नक्षत्र होता है, वो दैट इज द विष्णु नाभि, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। हमने ये देखा कि जो मेष राशि है, अभी जनरली एस्ट्रोलॉजर्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि एक मेष लग्न वाला एक जैसा होगा। बट हमें, जब हमने वैदिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसमें हमें ये पता चला कि एक मेष राशि वाला व्यक्ति 9 डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। उन्होंने अपने पास लाइफ में 9 डिफरेंट काइंड ऑफ काम किए थे, जिसकी वजह से वो इस जन्म में क्या थॉट लेके प्रोसेस पैदा हुए हैं, क्या पर्पस लेके पैदा हुए हैं, और उनकी गोल ऑफ लाइफ क्या है, ये हमने समझा। हमने ये देखा कि जितने भी 27 नक्षत्र होते हैं उनके एक सेलेब होता है, उनका एक साउंड होता है। एंड ज्योतिष में जब कोई हमारे पास आता है वो पूछता है कि बच्चे का नाम कैसे रखना चाहिए, तो दीज आर द थिंग्स जिससे हमें पता चलता है कि नक्षत्रों के अकॉर्डिंग किस नाम से बच्चे का नाम होना चाहिए। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि मेष राशि में कौन कौन क्वेश्चन से, फॉर दैट। सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन था उसके ऊपर जो आपने नक्षत्र वाला पीछे स्लाइड खोला था, वो अभी मैं पूछूं या आप जब कंटिन्यू ये कंप्लीट कर लोगे तब? नहीं, एनीथिंग यू कैन आस्क नाउ। तो द क्वेश्चन कि मून का हमने देखा था कि मून 7 नंबर पे है और उससे हम राशि पता चला सकते हैं, पर उससे फिर हम नक्षत्र कैसे पता चलेगा कि उसका नक्षत्र क्या था? वो डिग्री से पता चलेगा। और वो डिग्री कहाँ पे मिलती है? वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था ना, एक व्हेन मॉर्निंग वी वर टॉकिंग, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था। आप देखो अपने व्हाट्सएप चैट पे, मैंने आपको मून की डिग्री और आपके मून का नक्षत्र दिया था सुबह। हाँ, पर मेरे को कैसे पता चलेगा वो देख के, अगर मैं आपको नहीं पूछूं कि व्हाट इज दिस डिग्री? नहीं नहीं, फिर वो हम जब हम कुंडली बनाना सीखेंगे
तो फिर उसमें हम हाँ। डिग्री वाइज सीखेंगे। ओ अच्छा। ठीक है। अभी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी ओके। करेंटली आपका लिब्रा में 16 डिग्री 57 सेकेंड्स है। आपका जो मून है वो स्वाति नक्षत्र के फोर्थ पाद में है। हम्म। ओके, एज पर योर हॉरोस्कोप। हम्म। विल आंसर दिस, यू विल गेट दिस आंसर। हाँ ओके। जी। फिर हमने ये देखा कि मेष राशि में तो हमने पूरा अश्विनी लिया, भरणी लिया और एक क्वार्टर कृतिका का लिया। लेकिन जब हम अ, वृषभ लेकिन जब हम वृष राशि में आए तो हमने देखा, हमने 3 क्वार्टर्स ऑफ कृतिका लिया, रोहिणी का फुल लिया एंड मृगशिरा का हाफ लिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज जब यहाँ से 9 पाद कंप्लीट हुए तब फिर कृतिका से हमने 9 पाद को कंप्लीट किया। ओके। हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी अ, नक्षत्र होते हैं, जितनी राशिज होती हैं, उनके भी अपने एलिमेंट्स होते हैं। क्लास के बाद मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था कि उनको एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, तो जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फायर एलिमेंट वाले कैसे होते हैं, वाटर एलिमेंट वाले कैसे होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन वो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में आएगा। अभी हम बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वी विल टच बेस दैट ऑल्सो इन वेरी डिटेल। फिर हमने ये देखा कि जो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने ये देखा कि फायर और वाटर एलिमेंट्स की जो राशियां होती हैं, जो नक्षत्र होते हैं, वो उस व्यक्ति की, अगर आपके लग्न की वाटर एलिमेंट है और आपकी मून साइन फायर एलिमेंट में है, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। किसी का चैट आया है, नक्षत्र सीरियल कैसे होते हैं क्या? नक्षत्र सीरियल वाइज क्या होते हैं? अश्विनी भरणी। हाँ। तो गोविंद, नक्षत्र सीरीज वाइज भी ऐसे ही होते हैं। अश्विनी, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। जो हम कुंडली भी देखते हैं गोविंद, वो हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। लाइक मेष, वृष, मिथुन ऐसे क्या है, वैसे ही अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, रेवती तक हमारे 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमने ये देखा, अ, हमने ये पढ़ा कि ठीक है, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। ईच, और जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। ईच नक्षत्र 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स का होता है, और जब हम उसको पाद में डिवाइड करते हैं तो वो 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स का हो जाता है। तो पूजा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम इस तरीके से, हम्म। जब हम उसको डिटेल में डिवाइड करेंगे, जैसे आपकी आपकी लग्न है 4 डिग्री की, ठीक है, आपकी वर्गो लग्न है जिसमें 6 नंबर फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है, तो वो 4 डिग्री की है। तो उससे हम डिवाइड करते करते हम ये निकाल लेंगे, जब मैथ्स के कैलकुलेशंस हम करेंगे तो हम ये निकाल लेंगे कि मून जब लिब्रा में है 16 डिग्री, तो उसका कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा पाद होगा। जैसे अगर अश्विनी अ, अ, नक्षत्र है, मतलब किसी का एरीज लग्न है, मतलब जो कुंडली बनती है उसमें नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है, और उसका जो नक्षत्र है, मतलब डिग्री ऑफ लग्न है 0 to 3 डिग्री का है, तो फर्स्ट पाद अश्विनी नक्षत्र का है। अगर वही किसी का एरीज लग्न है, बट उसका जो डिग्री है वो 26 डिग्री 40 मिनट्स का है, तो वो कृतिका नक्षत्र में आ जाता है। लाइक दैट। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके कैलकुलेट करेंगे। अब ये हम पढ़ते हैं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या। सो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम लोग सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो एक ऐसी एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी, जो स्काई से होकर इंसानों पे, एनिमल्स पे, अर्थ पे पड़ती है, जो हमारे बॉडी, माइंड और हर लेवल को, बॉडी, माइंड एंड सोल को हर लेवल पे इम्पैक्ट करती है। अर्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे आपने सुना होगा कि वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, ठीक है, सुनामी आ जाती है। तो हाउ द मून साइकिल वर्क्स, हाउ द सन साइकिल वर्क, ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि अर्थ के अंदर कैसा, अर्थ कैसा बिहेव करेगी, और जैसा अर्थ बिहेव करेगी, या अर्थ के ऊपर युद्ध होंगे या नहीं। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स डिसाइड कर रहे हैं। अब प्लांट्स पे कैसे होता है? कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, वो प्लांट्स के अंदर एक अमृत तत्व पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जब हम फूड खाते हैं तो हम एनर्जाइज होते हैं। तो
मून की साइकिल के अकॉर्डिंग, लाइक पहले के लोग जब जड़ी बूटियां, बिकॉज जड़ी बूटियां पहले के जमाने में एज अ मेडिसिन यूज होती थी, तो कौन से नक्षत्र में कौन सी जड़ी बूटी जमीन पे डाली जाए, किस टाइम बीजारोपण होना चाहिए, उसका टाइम देखते थे। बिकॉज वो जड़ी बूटी मून साइकिल के हिसाब से कब मैच्योर होगी, कब वो बेस्ट रिजल्ट्स देगी, कब वो ऐसा हो जाएगा कि वो जड़ी बूटी खाते ही किसी भी इंसान की तबीयत ठीक हो जाए। तो इस तरीके से जो प्लानिटरी पोजीशंस होती है वो हमारे प्लान्स को भी इम्पैक्ट करती है। जब प्लान को इम्पैक्ट कर रही है, अर्थ को इम्पैक्ट कर रही है, तो ह्यूमंस को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती होगी जो हमारी एनर्जीज है, सब्टल एनर्जीज है। अब ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में हमारी विष्णु नाभि आती है। इसको क्षीर सागर भी कहते हैं, क्षीर सागर भी कहते हैं कुछ लोग। ये कहते हैं कि जब विष्णु भगवान की कल्पना करी जाती है, तो ऐसे बोला जाता है कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं विष्णु भगवान। और क्षीर सागर का मतलब ये भी है, अगर हिंदी में इसको करें तो जैसे खीर की खीर, लिक्विड खीर, मिल्क की खीर। और मिल्की वे गैलेक्सी जो इंग्लिश नेम है वो भी इट इज डिराइव्ड इन अ सेम वे। मतलब वेस्टर्न एंड इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, इट्स अ गैलेक्सी विच इज फुल ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि विष्णु भगवान यहाँ पे रेस्ट मुद्रा में होते हैं, और ये बीच का जो हिस्सा है वो विष्णु नाभि है। और ये छोटा सा जो सर्कल हम देख रहे हैं रेड कलर का, दैट इज आर सोलर सिस्टम। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे सोलर सिस्टम को। जब हम सोलर सिस्टम को जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारी छोटी सी बेचारी अर्थ है, ये सन है, मून है, सारे प्लैनेट्स हैं। अब हमारे जितने भी ऋषि थे, उन्होंने इस सोलर सिस्टम को भी 27 नक्षत्रों में, 12 राशियों में डिवाइड किया। जब 27 नक्षत्र 12 राशियों में डिवाइड किया, तो फिर हम लोगों ने ये निकाला कि एंगल क्या है, मतलब अर्थ से सन का एंगल क्या है। ये जो दूसरा रेड कलर का है वो मार्स प्लैनेट है, अर्थ का मास से क्या एंगल है। और क्योंकि हमने ये 27 नक्षत्रों में और 12 राशियों में डिवाइड करा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि जिस टाइम हर इंसान, मतलब जैसे कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं कि पूजा जी जब पैदा हुई, उस टाइम सन और अर्थ का डिग्रीज क्या थी, किस टाइम पीरियड पे आप पैदा हुई, सन का टाइम क्या था। तो हम ये देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ में हमने ये 12 राशियां डिवाइड कर ली। और ये वाला जो है वो है धनु राशि। तो धनु राशि में सूर्य उदय हो रहा था जब पूजा जी पैदा हुई। तो जो हम कुंडली बनाएंगे, और कुंडली क्या है एक्चुअली, कुंडली ये है कि जब कोई इंसान पैदा हुआ उस टाइम पीरियड की हमने, जो हमारा सौर मंडल है उसकी हमने फोटो क्लिक कर ली। फोटो क्लिक करके हमने उसकी बना ली एज इट इज पोजीशन, की हमारी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। जैसे अगर हमने अभी हम स्काई की फोटो खींचेंगे तो हम ये देखेंगे, अच्छा ये 12 राशियां हैं, यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। हमने वो फोटो खींची, हमने फोटो खींच के बनाई कुंडली। कुंडली जब हमने बनाई तो इंडियन इंडिया में अलग अलग टाइप की कुंडलियां बनती हैं। एक सर्कुलर फॉर्म में, एक नॉर्थ इंडियन, एक साउथ इंडियन एंड ईस्ट इंडियन। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडियन कुंडलियों के बारे में पढ़ेंगे इस वैदिक सेशन में। क्या हुआ, हमने ये देखा कि जब सूरज उदय हो रहा है, सूरज जब उदय हो रहा है उसको लग्न मानेंगे। तो अभी है यहाँ पे लग्न 7 नंबर, तुला राशि। ठीक है, तुला राशि की लग्न बनी। लग्न क्यों बनी तुला राशि की? क्योंकि जिस समय सूर्य उदय हो रहा था उस टाइम पीरियड पे कॉस्मोस पे सूर्य तुला राशि में था, इसकी वजह से बनी। अब मैंने आप सबसे कहा था आप लोग अपनी हॉरोस्कोप लेके आइएगा, तो आप सब लोग अपनी हॉरोस्कोप ओपन करिए और ये बात बताइए
कि आप सबकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव में बैठा है। जैसे हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। अगर आप स्क्रीन देखें तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने मेंशन किया है। तो अगर किसी का फर्स्ट नंबर पे सूर्य है तो उसका टाइम ऑफ बर्थ 8 AM टू 6 AM टू 8 AM होगा, अप्रोक्स। इट डिपेंड्स कि गर्मियों में 5:30 बजे से सूर्योदय हो जाता है, सर्दियों में 7 o'clock से होता है, वो थोड़ा अप्रोक्स हो जाएगा। तो हम सब लोग वन बाय वन अनम्यूट होंगे एंड सब लोग बताएंगे कि सबकी कुंडली में कहाँ है, और क्या उन सबको अपना डेट टाइम ऑफ बर्थ पता है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा से। सो पूजा, आपका सन आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है? और ये 2 और 10 दोनों लिखा हुआ है अभी। 2 और 10 दोनों। लिखा है। हम्म, 2 और 10 कैसे लिखा होगा? अच्छा, ठीक है, पूजा की कुंडली मैं अपने मोबाइल पे ओपन कर रही हूँ। दिव्या जी, आप बताइए कि आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो कौन से भाव में बैठा है। मतलब हाउस में ना। हाँ, हाउस में। 7th है। 7th में। तो इसका मतलब आप शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में पैदा हुई हैं। करेक्ट। ठीक है, नाइस। अब पूजा जी की कुंडली देखते हैं। पूजा जी का सूर्य बैठा है। अच्छा, जो 10 है पूजा, वो डिग्रीज है। ठीक है, जो 10 छोटा सा लिखा है वो डिग्री है। आपका 2 नंबर है। 2 नंबर है, बट आपका सूर्य बैठा है 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है आपका सूर्य। तो पूजा, आपका दोपहर में 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप पैदा हुई हैं, उसके आसपास। राइट। बट 9th हाउस में कैसे है ये उसमें दिख रहा, तो नंबर 2 पे लिखा है ना वो। नहीं, नंबर 2 है। अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से जाएं तो आपका जो सन की प्लेसमेंट है वो राइट साइड के ट्रायंगल में है ना। दैट इज 9th हाउस। हाँ, दैट इज 9th हाउस है। आपका जो सन है वो 9th हाउस में है। ओके। प्रीति, डू यू वांट टू गो अनम्यूट एंड टेल कि आपका सन कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में। आप सुबह के टाइम पैदा हुए हैं, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। हाँ, ठीक है। गोविंद, आप अनम्यूट पे जाएंगे। आप बताइए आपका सन कहाँ बैठा है? 7th हाउस। 7th हाउस में। तो आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में पैदा हुए हैं। नहीं, 5:15। हम्म। तो फिर आप गर्मियों में पैदा हुए होंगे। नवंबर। कौन से मंथ में पैदा हुए हैं? नवंबर नवंबर। नवंबर में। जी। ये नवंबर में तो यहाँ पे शाम ही हो जाएगी। तो हाँ। 5 बज के कितना मिनट हुए आपके? 15। 5:15। ओके, तो मे बी टाइम रेक्टिफिकेशन एक टेक्निक होती है जो कृष्णमूर्ति में होती है, थोड़ी सी वो रिक्वायर्ड है। मतलब अप्रोक्स है, मतलब ठीक है, 5 से 6। वो ये हमने अभी गर्मियों के हिसाब से कुंडली बनाई है, सैंपल। ऐसा हमारे पास टेबल रहेगा हर मंथ के हिसाब से। ओके। और कौन है? आनंद जी, आप बताइए आपका सन कहाँ पे है? It's in 11th house. अच्छा, तो आप 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, Uh, अप्रोक्स। Actually, they tell like my time of birth is 8, 8 and my sun is in 11th house. Why, like, I think I'll have to check. हाँ, यू नीड टू चेक एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन इसी। ये जो लग, ये तो सैंपल है, ये हमने अप्रोक्स, ये हमने जुलाई अगस्त के मंथ का हमने ये सैंपल लिया है। ये जो Okay. टाइम होता है, जो फर्स्ट लग्न का टाइम है, वो होता है सूर्य उदय का समय। अब गर्मियों में सूर्य उदय होता है 5 बजे, कभी कभी 5:15 है ना। और सर्दियों में यही टाइम हो जाता है 7 बजे या 7:15। तो मंथ के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट स्टिल हमें ये पता है
इसमें कि मतलब हम रात में पैदा हुए हैं या दिन में या दोपहर में या शाम में, राइट। अगर लग्न में है तो वह व्यक्ति सुबह ही पैदा हुआ होगा, या सेवेंथ हाउस में है तो वह व्यक्ति शाम को ही पैदा हुआ होगा। टाइम हम पंचांग के हिसाब से या मंथ के हिसाब से या सनराइज के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। और भी कोई है क्लास में, और कोई मिस तो नहीं हुआ? अच्छा, मृणाल, आर यू देयर? डू यू वांट टू गो अनम्यूट? अभी तक यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि बेसिस हम लोग क्लियर करते चलेंगे, सो दैट नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट राशि समझे या प्लैनेट समझे तब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरा थोड़ा सा इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, ये मतलब प्री डिफाइंड है कि अगर ये 10th हाउस में है तो 12 AM to 2 PM ही होगा, ऐसा प्री डिफाइंड है? जस्ट लाइक 12 हाउसेस हमें पता है, गैलेक्सी हमें पता है, ऐसे ये भी प्री डिफाइंड है या हम लोगों ने खोज करके इसको ये टाइम दिया है ऋषियों ने? हाँ, ये खोज करके ऋषियों ने ये टाइम दिया है। और ये जो है हमारे सनराइज के टाइम से होता है। जैसे कि अगर मई में, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दृक पंचांग वगैरह यूज करते होंगे, या हम्म। नॉर्मली भी अगर आप आज का भी गूगल पे डालें कि टुडे सनराइज टाइम, ठीक है, तो वो मंथ के हिसाब से, लाइक गर्मियों में जल्दी सुबह हो जाता है, सूर्योदय जल्दी हो जाता है। तो अगर हम मई की कुंडली बनाए, मई मंथ है, किसी का मई मंथ है, तो उस वक्त जो फर्स्ट हाउस में टाइम रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर जैसे कि अगर इन जनरल हमें मंथ नहीं पता, अभी हम मंथ देखना भी सीख लेंगे कि अगर हमने आ, अगर सूर्य इस राशि पे है तो मतलब इस मंथ पे होगा इंसान, मतलब इंसान हमें कुछ बताए चाहे नहीं बताए, अपना टाइम बताए चाहे नहीं बताए, अगर किसी की सिर्फ ये बॉक्स वाली कुंडली भी आ जाएगी तो भी हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से महीने में पैदा हुआ है, किस टाइम पे पैदा हुआ है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स हम निकाल लेंगे। ओके, सो एक जो हाउस होता है वो 2 घंटे का होता है, ये फिक्स्ड है। जैसे 12 राशियां फिक्स्ड है, जैसे 27 नक्षत्र फिक्स है, 9 प्लैनेट्स फिक्स्ड है। एक हाउस में 2 घंटा तो रहेगा रहेगा। अगर सूर्योदय 5:30 बजे का है तो 7:30 बजे तक सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में रहेगा ही रहेगा। अच्छा, जिन लोगों का मैच नहीं हुआ है वो अपनी अगर चलित कुंडली देखें तो उनका सूर्य आगे या पीछे हो गया होगा। आनंद, शायद आपको अपनी चरित कुंडली देखने आती होगी, अगर वो टाइम मैच नहीं हो रहा तो आप आगे पीछे करके देखिए। सेम विद गोविंद, अगर आपको अपनी चलित कुंडली देखने आती है तो आप देखिए आपका सूर्य चलित कुंडली में शायद आगे पीछे हो गया होगा केपी की चलित कुंडली में, In Chalit, it's coming in 12th house. है ना? तो मतलब दैट इज करेक्ट, जी। क्योंकि वो डिग्री का डिफरेंस हो गया। ऐसे गोविंद भी चेक करेंगे तो चलित में उनका आ जाएगा इस वाले हाउस में, 8th हाउस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? सी देखो, ये लाइव सेशन क्लास है ना, तो इसमें ये अच्छी बात है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सही क्वेश्चन हो गलत क्वेश्चन, आप लोग सब पूछिए। मतलब मन में कुछ वो नहीं होना चाहिए, और सब लोग न्यू है, किसी को कुछ नहीं आता है, तो आप लोग सब लोग मन से जितना मन में क्वेश्चन आ रहा है सब लोग पूछिए प्लीज। अच्छा, किसी गोविंद ने क्वेश्चन लिखा है, किसी का बर्थ टाइम में 1-2 बजे होता है तो कौन से हाउस में होगा? तो नाइट, तो नाइट का। अच्छा चलिए हर्षा, इसका जवाब आप दीजिए। अगर किसी का बर्थ जो है रात में 1 से 2 बजे के बीच में होगा तो उसका सूर्य किधर होगा? ये 4th हाउस दिख रहा है मुझे। वेरी गुड। ओके गोविंद, आ- आपको समझ में आया? अच्छा गोविंद, चलिए आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति रात के 11 बजे पैदा हुआ है, गोविंद आप बताइए, तो उसका सूर्य कहाँ पे होना चाहिए, कौन से भाव में होना चाहिए सूर्य?
गोविंद, अनम्यूट पे जाइए और बताइए। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, वेरी गुड। अभी सबको क्लियर हुआ? अच्छा, मृणाल ने बोला कि उसके फर्स्ट हाउस में सूर्य है। तो मृणाल, क्या आप मॉर्निंग में पैदा हुए हो, लाइक सनराइज के टाइम 6 to 8 के बीच में? इफ यू डोंट वांट टू गो अनम्यूट, आप यस या नो मैसेज कर सकते हैं। यस, ओके, ठीक है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो गया, राइट? अब क्या है, जिसका चलित में आगे पीछे गया है, अब क्या है, सारी जो 12 नंबर्स हैं, हमने पहले वाले क्लास में बताया था कि हर एक हाउस 30 डिग्रीज का होता है। तो हर एक हाउस अगर 30 डिग्री का है, तो 12 हाउस कितने डिग्रीज के हुए? 30 into 12। अब 360 डिग्री का भी टोटल हो गया, राइट? हाँ, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री का हमारा पूरा कॉस्मोस स्काई होता है, जिसमें हमने 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 108 पार्ट डिवाइड करे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अभी सबको? अभी आप लोग अपने घर में ये टेस्ट करिएगा, ये होमवर्क है सबके लिए, कि आप लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी सबकी कुंडली लगाइएगा और देखिएगा कि उनका सूर्य कहाँ कहाँ है, और जो हमने आज की क्लास पढ़ी उसके हिसाब से वो वहां पे बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है, ये सबका होमवर्क है छोटा सा। अब हम ये पढ़ते हैं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो 12 भाव होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का नाम होता है तनु। ये पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हो सकता है वो लोग एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं, लाइक फल दीपिका, बृहद पराशर होरा, वो वाली बुक्स डिटेल में पढ़ना चाहें। तो उन बुक्स में इन्हीं लैंग्वेज में लिखा रहेगा, उनमें ये लिखा रहता है, तनु भाव में अगर मंगल बैठे तो ये होगा, अगर धर्म भाव में शुक्र बैठे तो ये होगा। तो अगर आपको डिटेल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाना है, तो अगर आपको ये क्लियर है कि कौन से हाउस का नाम क्या है, तो हमारे जो ऋषिज हैं, जो हमारे सेजेस हैं, उन्होंने जिस लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज हमें पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस को तनु भाव कहते हैं, सेकंड हाउस को धन भाव कहते हैं, थर्ड हाउस को सहज भाव कहते हैं, और फोर्थ हाउस को सुहृद कहते हैं, फिफ्थ हाउस को सुता कहते हैं, सिक्स्थ हाउस को रिपु कहते हैं, सेवेंथ हाउस को जय कहते हैं, एट्थ हाउस को मृत्यु कहते हैं, नाइन्थ हाउस को धर्म कहते हैं, टेंथ हाउस को कर्म कहते हैं, 11th हाउस को आय कहते हैं, और 12th हाउस को व्यय कहते हैं। ये तो सिर्फ नाम है, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आप सबको स्क्रीन तो दिख रही है प्रॉपरली, क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, इसको क्या आप फुल स्क्रीन पे कर सकते हो? लाइक ऑन हाफ ऑफ द स्क्रीन वी आर लुकिंग एट द लोगो, हम्म, so if अभी ठीक है, अभी दिख रहा है? no, that's okay, you have zoomed in, but what I'm trying to say कि आप अगर जो लोगो है ना आपका, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है, हाँ, इसको आई थिंक मतलब इट्स नॉट कमिंग इन फुल स्क्रीन व्हिच यू वांट टू शो। अच्छा, नाउ अभी मैंने कर दिया है फुल स्क्रीन पे, अभी फुल स्क्रीन पे आ रहा है। इट्स बेटर नाउ, हाँ, इट्स ओके, बेटर, या ठीक है। तो ये जो 12 हाउसेस होते हैं, अब ये डिटेल्ड में है कि अगर हमें ये देखना है किसी की शक्ल कैसी है, किसी का हेल्थ कैसा है, किसी का टेम्परामेंट कैसा है, और फोरहेड छोटा है बड़ा है, हेयर्स कैसे हैं, तो ये हमें फर्स्ट हाउस बताएगा। ओके, अगर किसी के लग्न में 7 नंबर हो, 7 नंबर वो शुक्र का होता है, तो शुक्र के ऐसे व्यक्ति के जो हेयर्स होते हैं वो कर्ली होते हैं। यहाँ पे है किसी कोई व्यक्ति जिसके लग्न पे 7 नंबर हो और उसके कर्ली हेयर्स हैं। यस, यस, इट्स मी।
इट्स यू हैव कर्ली हेयर्स। आपका लग्न में कौन सा नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर। ओके। अब जो सेकंड हाउस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ये आपको अपने लिए खुद के लिए, ये हर इंसान जानना चाहता है मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरा बैंक बैलेंस कब बनेगा, मेरे पास लिक्विड पैसे कब आएंगे। तो ये सेकंड हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कलयुग में, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो सेकंड हाउस की पोजीशन जैसी है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, इससे डिटरमाइन होता है कि आप कितने अमीर बने। ठीक है, जो कि हम अपने डिटेल सेशन में जाएंगे कि सेकंड हाउस का स्वामी अलग अलग बैठा हो तो क्या होता है, उसके अंदर कौन से प्लैनेट्स हो तो कैसा होता है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब 3 मंथ्स की क्लास के बाद आप सब लोग अपनी कुंडली बहुत इजीली रीड कर सकते होंगे, और आप सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना अमीर होने वाला है। तो सेकंड हाउस हमें ये बताता है कि हमारी राइट आइज कैसी होगी अगर किसी के बैड प्लैनेट्स बैठे हैं राइट आइज में, मतलब सेकंड हाउस में। ठीक है, तो वो चश्मा व्यक्ति लगाता ही लगाता होगा, उस पे अगर सेकंड हाउस पे बैड इम्पैक्ट है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। सेकंड हाउस होता है प्राइमरी एजुकेशन का, मतलब नर्सरी क्लास से लेके क्लास 5 6 तक। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। अगर यहाँ पे बैड प्लैनेट्स बैठे हैं तो एजुकेशन, बेसिक्स एजुकेशन खराब हो जाएगी। जैसे आपके पास पेरेंट्स आते हैं या डिस्कस करने के लिए, भाई मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या आप लोग खुद ही पेरेंट हो, आप लोग चेक करो भाई मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर वो नर्सरी से लेके क्लास 5 तक है तो आपको चेक करना है उसका सेकंड हाउस कैसा है, उससे रिलेटेड पूजा उपाय करानी है। अगर आपका बच्चा बड़े क्लास में गया तो फिर आपको फोर्थ हाउस देखना है, वो सेकेंडरी एजुकेशन का हो गया। फिर आपको फिफ्थ हाउस देखना है प्रोफेशनल एजुकेशन का। फिर नाइन्थ हाउस हम देखेंगे कि व्यक्ति पीएचडी या हायर स्टडीज पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करेगा। तो लाइकवाइज अभी फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से एकदम घर का सेशन समझ के जितने मर्जी हो सारे क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। अब मेरे को क्वेश्चन है दी, सेकंड हाउस में आपने बोला आईज से रिलेटेड होता है, तो व्हाट आर द बैड प्लैनेट्स व्हिच वी कैन सी इफ दे आर सिटिंग इन द सेकंड हाउस? हाँ, जैसे कि बैड प्लैनेट्स हो गए हमारे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो उसकी अगर ये है, या जब हम डिटेल पढ़ेंगे कि अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए सेकेंड हाउस में तो भी हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये है। सैटर्न भी Then काउंट what होगा if उसमें, सैटर्न सेकेंड हाउस में? हाँ, सेकेंड हाउस में सैटर्न भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन सैटर्न क्या होके बैठा है, जैसे आपका तो वो लग्नेश होके बैठा है, आपका तो 11th नंबर है ना, कुंभ। दिव्या जी बोल रही है नहीं ना? नहीं नहीं, मेरे हाथ में 3 कुंडलियां है एक्चुअली। सेकेंड हाउस में आपने अभी बैड प्लैनेट्स बताए, राहु हाँ केतु मंगल। तो मैंने पूछा हाँ शनि भी उसमें काउंट होता है बैड प्लैनेट्स में? हाँ, शनि भी काउंट होता है। तो जिसका भी शनि होगा तो फिर वो बहुत अर्ली टाइम से उसने चश्मा लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। आपके है घर में कोई व्यक्ति हाँ है। वो चश्मा लगाते हैं? यस यस। ओके, ठीक है। और हम पता है ये भी बता सकते हैं कि कौन सी आईज वीक है ज्यादा। जैसे सेकेंड हाउस तो होता है राइट, हाँ जी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मैं वही पूछ रही थी सेकंड हाउस का आइज वाला। तो मैं को जैसे मैं खुद चश्मा लगाती हूँ, पर ये लग्न वाली कुंडली में सेकंड हाउस में प्लूटो लिखा है। हाँ, प्लूटो भी है, मून भी है आपके। हाँ तो लेकिन उससे हाँ, तो 7 नंबर हो गया शुक्र का। ठीक है, अब आपका शुक्र बैठा है केतु के साथ, देखो 3 नंबर पे आपका केतु के साथ शुक्र, शुक्र के साथ केतु भी बैठा है ना, हाँ। है ना? तो वो उसका जो स्वामी है, सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो बैड प्लैनेट के साथ बैठा है तो भी इम्पैक्ट करेगा। और उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, मतलब राहु 9 नंबर से उसको देख रहा है, ओके। 90 डिग्री से। तो मतलब आपके हम्म। आपकी आपकी पावर काफी हाई होनी चाहिए, हाँ राइट, मतलब मैं है तो ना? ऑलमोस्ट अंधी हूँ। नहीं ऐसे ऐसे मत बोलिए। ठीक है, लेकिन आपका जो मून बैठा है वो बचा ले जाएगा, क्योंकि मून सौम्य प्लैनेट हो गया ना। तो आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल होंगी पूजा जी। हम्म, है, किसी ने बोला आपको? पता नहीं, ऐसे तो नहीं बोला। अच्छा, नहीं हस्बैंड ने, लेकिन बॉयफ्रेंड ने शायद बोली हो।
ओके, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो जिसके अगर यहाँ पे किसी की शुक्र बैठा हो, सेकंड हाउस पे शुक्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, ठीक है, या शनि भी बैठा हो, आंखें तो सुंदर होंगी शनि बैठने से। दिव्या जी, आपके हस्बैंड की आई सुंदर होनी चाहिए। आप बताइए, भले ही चश्मा लगाते हैं लेकिन आई सुंदर होनी चाहिए। मेरे दिव्या ना जी। हस्बैंड मेरे हस्बैंड के सेकंड हाउस में शनि है, लेकिन मेरे बेटे के सेकंड हाउस में शुक्र है। हम्म, तो ब्यूटीफुल आईज होनी चाहिए। किसकी? शनि वाले की या शुक्र वाले की? देखिए, शनि, शुक्र और चंद्रमा तीनों की आईज ब्यूटीफुल होंगी, लेकिन शनि वाले के क्या है, ज्यादा, मतलब अभी तुम पहले चेहरा देखेंगे। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो भाई बड़ी सुंदर आईज है, बच्चा बड़ा हो गया चश्मा लग गया, वो अलग बात हो गई ना, वो दो डिफरेंट चीजें हो गई। तो शनि वाले की आंखें भी बड़ी होती हैं, शुक्र वाले की और चंद्रमा वाले की भी आंखें बड़ी ब्यूटीफुल होती है। तो आप बताओ, आपके हस्बैंड की आईज ब्यूटीफुल है? कभी हेलो। आंख में झांक कर देखा नहीं। ओके, तो हेलो। फिर ये आपका होमवर्क है, आज अपने हस्बैंड को गौर से देखिएगा और बताइएगा कि उनकी आईज ब्यूटीफुल है कि नहीं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन? हाँ, मेरे इसमें शुक्र सेकंड हाउस में है, हाँ, लेकिन मुझे स्पेक्स भी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, किस किस ग्रह का इम्पैक्ट होगा? फिर आपके 12th हाउस में, जो 12 हाउस है आपका, हाँ। उसमें उसमें कौन से प्लैनेट है? 12 में कौन सा भी नहीं है। 12th में कौन सा नहीं है? आपकी कौन सी लग्न है पता है आपको? सूर्य। आप मुझे फोटो भेज दो। ओके ओके। आप आपकी 10 दिसंबर 1988, यही है ना आपकी? यस यस। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, अब देखो, आपका भी वैसे ही है पूजा जी वाला। आपका क्या है? आपकी वृश्चिक 8 नंबर लिखा है उसमें, सन यस। एंड मरकरी है, राइट? या। फिर आपके सेकेंड हाउस में वीनस है, ये आपने बोला, लेकिन वीनस कौन से नंबर पे बैठा है? 9 नंबर नाइन्थ पे। में, हाँ। 9 नंबर इज धनु, उसका स्वामी होता है जुपिटर। अब आपके जुपिटर के साथ केतु बैठा यस यस। है ना, इस वजह से, क्योंकि पाप ओके ग्रह से ग्रसित हो गया ना वो, और राहु उसको देख रहा है। ये सेम ओके। केस था पूजा जी वाला। ठीक है, ओके। तो ठीक। यहाँ पे सब क्लियर हो गया। किसी को यस। कोई और क्वेश्चन? मेरा एक और है दीदी, मैंने आपको एक और वो भेजा है, तो उसमें सूर्य बुध और केतु है ना, तो दैट मीन्स आईज वीक होंगी होंगी। हाँ, आइज वीक होंगे होंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मतलब तो टेंशन की बात नहीं, होंगी होंगी बाय क्योंकि डिफॉल्ट। होनी होनी है, पर अब क्या मतलब कर सकते हैं। हाँ, तो होनी है। तब इसके लिए क्या है, हम सूर्य का और केतु का दान कर देंगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसको आइज नहीं, मतलब चश्मे नहीं लगे, तो हम वो दान कर देंगे। ठीक है, दान पूजा ओके। से भी काफी इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी का जैसे 5 5 है ना नंबर, तो फिर उसका 0.25 तक पहुंचाया है हमने पूजा दान ओह। से। ठीक है, सो दैट इज डुएबल। ओके। ओके, अब हम आते हैं थर्ड हाउस में। अच्छा, किसी और का भी पिंग आया हुआ है। उम्म, अच्छा, हाउस का स्वामी सेकंड हाउस खाली है तो नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हमारे तो 9 ही प्लैनेट्स हैं और हाउस है 12, तो हमेशा तो कोई ना कोई हाउस तो खाली रहेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड हाउस का स्वामी कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके गोविंद जी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन, एनीवन? अच्छा, अब आनंद जी ने भेजा है। आनंद जी की मेष है, सेकंड हाउस में उनकी 2 नंबर है, और शुक्र सूर्य के साथ बैठा है ना। तो सूर्य, अभी हमने बताया कि सूर्य क्रूर ग्रह है। तो आनंद जी, आप भी चश्मा लगाते होंगे। आप चश्मा लगाते हैं आनंद जी? यस यस। ठीक है, तो अभी अभी ये हम सबको क्लियर हो गया कि सेकेंड हाउस में या तो पाप ग्रह बैठे हो, या सेकेंड ग्रह हाउस के स्वामी के साथ पाप ग्रह बैठे हो, ऐसे व्यक्ति का आईज में प्रॉब्लम होती होती है। ठीक है, अब एंड हम, सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र। हर इंसान का अलग अलग होता है, हर इंसान का। ओके। आपकी देखिए 6 नंबर है, ठीक है, तो आपका सेकेंड हाउस का स्वामी में मतलब तुला राशि होगी, 7 नंबर तुला हो गया। ठीक है, ऐसी आनंद जी की नंबर 1 है, उनकी टॉरस हो गई, वृषभ राशि, उसका स्वामी भी शुक्र है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो पहले हम हाउसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक देखो, आज आप लोग को ये समझ में आ गया
कि भाई कोई व्यक्ति की कुंडली देखते ही आप लोग बता दोगे वो व्यक्ति किस टाइम पैदा हुआ है ना, ये सबको तो क्लियर हो गया ये वाली चीज, हम्म। है ना, ये वाली बात हो गई। अगर किसी ने चश्मा लगाया है, आईज खराब है, तो क्यों खराब है? अगर राइट आईज खराब है तो सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है। अगर लेफ्ट आईज खराब है मतलब 12th हाउस में प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप एकदम महान एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो कोई बोल आपके पास आए, आप बोल दो कि भाई आपके ना ये राइट की पावर ज्यादा होंगी, इम्प्रेस हो जाएगा ना व्यक्ति कि भाई इनको कैसे पता कि हमारे एक तो चश्मा भी लगा रहे हैं और राइट की पावर ज्यादा है। ठीक है, इतना प्रिसाइज लेवल पे हम कर सकते हैं प्रिडिक्शन। अब हम आते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है करेज का, यंग, आपके छोटे भाई बहनों का, शॉर्ट जर्नी का। और थर्ड हाउस होता है सॉफ्ट स्किल्स का भी। जो सामने मेरी कुंडली है वो आनंद जी की है। आनंद जी के थर्ड हाउस में मून और मार्स है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिजनेस भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। और मून और मार्स है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही उसके अंदर आग होगी कि मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं, बहुत जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। तो जितने ज्यादा प्लैनेट्स थर्ड हाउस में होंगे उतनी ज्यादा टैलेंटेड वो व्यक्ति होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होंगे। या थर्ड हाउस का स्वामी जितने ग्रहों के साथ बैठा हो उतने ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर होंगे, या उतनी ज्यादा शॉर्ट जर्नी आप करेंगे। आपका भाई के साथ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, छोटे भाई के साथ, तो हम थर्ड हाउस देखेंगे। अगर किसी के बड़ा भाई है उसके साथ रिलेशनशिप कैसे होगा वो हम 11th हाउस देखेंगे। ओके। और जो सोशल मीडिया का है आजकल, कि अगर किसी को यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है, उसका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, इंस्टाग्राम पे वो कैसे वर्क करेगा, तो वो भी हाउस थर्ड हाउस है। जितना ज्यादा थर्ड हाउस को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उतना ज्यादा आप सोशल मीडिया से कमाएंगे, उतना ज्यादा आपका करेज बढ़ेगा। ये सब चीजें हैं। ओके। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है जो कि लोग जनरली पूछते हैं कि भाई हमारा घर कब बनेगा, हम कार कब लेंगे, हम सोना चांदी कब लेंगे, या अगर किसी के हार्ट अटैक से तो नहीं मर जाएंगे, या सेकेंडरी एजुकेशन, या मम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे हमारे, भूमि कितनी होगी, घर हम कितने खरीदेंगे। ये सब चीजें हमें फोर्थ हाउस से पता चलती है। ओके। एनी क्वेश्चंस? जैसे किसी का अगर फोर्थ हाउस में, मुझे नहीं पता किसी का है या नहीं, जैसे किसी का फोर्थ हाउस में मंगल है, तो उसके उसकी ना मम्मी के साथ थोड़ी सी अनबन रहेगी उस बंदे की। या फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा पाप ग्रह आ जाए तो ठीक है, मतलब वो दिल से मान लो प्यार भी करता होगा तो भी उसको थोड़ा सा लगेगा यार मम्मी दूसरे बच्चों से अलग तरीके से बात करती है, मेरे से अलग करती है। ऐसा थोड़ा थोड़ा तो व्यक्ति को फील होगा। किसी के है फोर्थ हाउस में पाप ग्रह, या किसी के मम्मी के साथ नहीं बनती, या किसी के पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो जाती है ना, तो जब फोर्थ हाउस का स्वामी बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, पाप ग्रहों के साथ होता है, तो उसके मदर के साथ या तो बनती नहीं है, उसकी मदर की अर्ली डेथ हो जाती है, या मदर का सपोर्ट नहीं मिलता। मेरा ओके। है शायद ये है ना, फोर्थ में राहु। ये फोर्थ में आपके राहु है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हम्म। करेगा। फोर्थ हाउस का बट माइट वो नॉट आपने स्वामी, बैड दैट प्लैनेट भी बताया नहीं ना, बैड फोर्थ प्लैनेट में है, बैड बैड, नहीं नहीं, बैड प्लैनेट है, बट वो कौन प्लैनेट। सी राशि में है और फोर्थ हाउस का स्वामी कौन सी जगह पे बैठा है वो बताएगा। जैसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। अब देखो, अब आपकी आपकी मम्मी का मतलब स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा खराब रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस पे 9 नंबर है। ठीक है हाँ। ना, 9 नंबर। हाँ। अब 9 हाउस हाँ। का स्वामी क्या है? जुपिटर। अब जुपिटर कर्क राशि में है, उच्च का 11th हाउस में। तो आपकी मम्मी आपके लिए एक तरीके से फ्रेंड टाइप की होंगी, और जब भी आपको जरूरत पड़ती होगी आपकी मम्मी हमेशा बड़ी नेटवर्किंग वाली इंसान होंगी और बड़ा ही हेल्प कर देती हूँ, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्व कर देती हूँ। ऐसी मम्मी है आपकी? हाँ। ऐसी है ना? तो यस। हाँ। और फोर्थ हाउस का राहु
ये बताता है कि उनकी मम्मी ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली होती है, कि लोग बोलते हैं ये मानो वो मानो, वो बोलेंगे भाई हमें जो सही लगेगा ना रूल्स हम वो ही मानेंगे, अपने रूल्स वो खुद क्रिएट करती हैं। तो मतलब हम्म। अपने हिसाब से चीजों को कर देती है, मतलब अपने घर को बड़े अच्छे से संभाल के रखती है वो। ठीक है, उनके अपने खुद के थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, सब कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आपकी मम्मी जुपिटर है, और जुपिटर का बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, उच्च का बैठा है, इसलिए मम्मी बढ़िया है आपकी। ठीक है, अब हम फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस होता है इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, पास्ट लाइफ में वो क्या पुण्य या क्या पाप करके आया है, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। इंसान के कितने सारे अफेयर्स होंगे, वो फिफ्थ हाउस बताएगा। लॉटरी सट्टे और ये सब जो स्टॉक मार्केट में उसको प्रॉफिट होगा या नहीं, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, कितने बच्चे पैदा होंगे, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में हैं, तो वो मंत्र सिद्धि वो कर तो रहे हैं, बट उनको मंत्र सिद्ध होंगे या नहीं, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है, हम कुछ चीज स्टार्ट तो करें बट उसमें सक्सेस हमें मिलेगी या नहीं, तो ये हमें फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। फिफ्थ हाउस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमारी इंटेलिजेंस, कि हम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं, कितने सारे अफेयर्स होंगे, मंत्र सिद्ध होगा या नहीं, स्टॉक मार्केट, पास्ट लाइफ के अच्छे या बुरे कर्म, लॉटरी, फ्यूचर प्लान्स, ये सब कुछ हमें फिफ्थ हाउस बताता है। ओके, अच्छा, अब सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख के बता देते हैं कि अगर किसी का लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी जिसका भी सिक्स्थ हाउस में गया होगा, उसकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते ही रहते होंगे। किसी का है क्या? समझ नहीं आया, कैसे बताओ एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपके तो कुंभ लग्न है ना, 11 नंबर है ना आपके फर्स्ट हाउस में। हाँ जी। तो कुंभ लग्न का स्वामी हो गया शनि। अब शनि आपका वैसे बैठा है 10th हाउस में, 10th हाउस में बैठा है ना आपका शनि। करेक्ट। तो आपका 10th हाउस में बैठा है, आपका सिक्स्थ हाउस में नहीं बैठा। ठीक है, किसका ओके। सिक्स्थ हाउस में बैठा? मतलब सिक्स नंबर जहां पे लिखा है ना, सिक्स नंबर जहां पे डेब्ट, डिजीजेस, एनिमीज, लिटिगेशन, लॉस, सर्विसेज, कंपटीशन, इंजरी, इस भाव में किसका बैठा है? बैठा है मेरा किसी है। का? मेरा है। आपका बैठा है, मृणाल का। हम्म, तो आप बताओ, आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है, हम्म। जल्दी राइट। जल्दी तबीयत खराब हो जाती है आपकी? हाँ। हम्म, पतले दुबले से हो आप एकदम, यस। है ना, पतले दुबले से हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका उपाय करना पड़ेगा मृणाल जी। अभी हमें ये तो पता चल गया, तो हम्म। आपके देखो अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है आप जब चाहो जिंदगी में तब आपको जॉब लग सकती है। ओके। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक जॉब छोड़ी, हम्म। तो आपको फट से दूसरी जॉब मिल जाएगी, ये तो आपके फायदा हो गया। ओके। क्योंकि हर हर चीज का एक फायदा नुकसान दोनों चीजें होती हैं। हम्म। नुकसान ये हो गया कि अननेसेसरी ना दुश्मन बन जाते होंगे आपके। यस यस। ऑफिस में भी काम करते होंगे लोग, फालतू में जेलसी करे जा रहे हैं, मतलब आप बेचारे कुछ ना बोल रहे हो, ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, ना पॉलिटिक्स कर रहे हो, लोग अपने मन से कहानी कर देते होंगे, यार ये लड़की ऐसी है, घमंडी है, फलाना ढिमका ना, मतलब फालतू में ग्रजेस रखते होंगे। ऐसा होता है आपके साथ? यस यस, बहुत है ज्यादा। ना, या। क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो सिक्स हाउस में बैठ गया। तो आप मुझसे सेशन के बाद कनेक्ट करिएगा, इसके लिए हम उपाय करेंगे। ठीक है, जिससे ओके। आपकी जॉब तो रहेगी बट आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, आपके जितने भी एनिमीज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और लिटिगेशन मतलब जो आ, पाप या जो गलत काम आपने नहीं किया है उसकी भी, उसके लिए भी बुराई आपको मिल जाती होगी। ऐसा ओके। होता यस यस, बताइए। है ना, तो ये लिटिगेशन हो गया। तो इसको हमें, मुझे लगता है जब भी आप चाहें आप कनेक्ट करिएगा, इमिडिएटली वी शुड वर्क ऑन दैट, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फालतू में लीगल केसेस ये सब चीजें पड़ जाते हैं, यस यस। उधारी चढ़ जाएगी। ये हो सकता है कि फैमिली की वजह से या पेरेंट्स की वजह से आपको लोन्स भी लेना पड़े। ऐसा होता है, आपको अपनी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करनी पड़ती है घर पे, ऐसा होता है? यस, पेरेंट्स की तो हेल्प कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कर्ज वगैरह वैसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो वो बचना पड़ेगा। अभी देखो आपने पेरेंट्स की हेल्प करनी स्टार्ट हुई है, तो मे भी यस हो यस। सकता है
ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या उपाय बताते हैं, वो ये है कि भाई लोन तो लेना ही है, ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने नाम पे होम लोन या कार लोन ले लो। बेस्ट है होम लोन लेना, क्योंकि ओके अगर हम होम लोन नहीं लेंगे तो हमें फालतू में ही लोन लेने पड़ेंगे छोटे छोटे कामों के लिए। तो ओके एक तरीके से लोन लेना तो किस्मत पे लिखा ही है, तो लोन आप ले लीजिए, बट आपका असेट भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे जनरली सोचते हैं ना कि अरे हम अपने नाम पे क्यों ले, पति के नाम पे ले लेते हैं, या वाइफ के नाम पे ले लेते हैं, या मम्मी पापा के नाम पे ले लेते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश छठे में हो, अगर वो उस अपने नाम पे लोन ले ले, तो उसका जो पैसा रोग ऋण शत्रु में फालतू में खर्च होना है, उसका सही डायरेक्शन में लग जाएगा। ये भी एक तरीके की रेमेडी है। ओके ओके। हाँ। ठीक अब सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस होता है मैरिज का, स्पाउस का, हस्बैंड या वाइफ का। उनका नेचर कैसा होगा, उनका लुक्स कैसा होगा। बॉयज में ये सीमन की क्वालिटी भी बताता है। सेक्स लाइफ कैसी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने होंगे, बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस के बारे में सेवेंथ हाउस हमारा बताता है। ठीक है। तो जितने भी लोगों की शादी हो चुकी है, जैसे कि दिव्या जी ने बताया 11 नंबर है, तो मतलब 5 नंबर उनके पाउस में गया। 5 नंबर मतलब हो गया सन का। तो सन का मतलब सन कैसा होता है, ब्राइट, खूबसूरत, बट इगोस्टिक, है ना, सन में गर्मी बहुत होती है। तो दिव्या जी आप बताइए कि आपके हस्बैंड देखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है, बट थोड़ा सा ईगो इश्यूज या गुस्सा है उनके अंदर, हाँ है तो सही। और देखने में अट्रैक्टिव है, सुंदर है, हाँ अट्रैक्टिव है। शाइन है, स्किन में शाइन होगी, क्योंकि सूर्य की स्किन में शाइन होती है। करेक्ट। ठीक है। तो ऐसे हम बता देंगे कि मैरिज कैसी चलेगी। अगर किसी के यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो फिर मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे 5-6 प्लैनेट्स हों, उतनी शादियां होती हैं, लेकिन उसका भी एक रूल है। 5-6 शादी तब होगी जब सप्तमेश, सेवेंथ हाउस का स्वामी उसको देखता हो। लेकिन अगर सप्तमेश वहीं पे बैठा हो, मतलब ये हम डिटेल में बताएंगे, तब फिर उसकी उतनी शादियां नहीं होगी। ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं जिनकी फोर्थ शादी तक प्रिडिक्ट किया है, और उनके अभी थर्ड डाइवोर्स हो गया है, और फोर्थ कुंडली के लिए उन्होंने मिलान के लिए भेज दिया है। ठीक है। क्योंकि उनके 4 प्लैनेट्स वहां पे बैठे थे, तो उन लोगों की 4 शादियां हो गई, लाइक दैट। ठीक है। या कितने अफेयर्स रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे रहेंगे, सब कुछ हमें सेवेंथ हाउस से हम पोल पट्टी निकाल सकते हैं किसी की भी। ठीक है। अब एट्थ हाउस। एट्थ हाउस होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, हमें मिलेगी कि नहीं, लोगों को बड़ा वो होता है। एक कुछ बूढ़े अंकल आंटी आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं बताओ हमें जमीन से गड़ा हुआ खजाना मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजर होते हो तो कोई आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब रैंडमली एनीथिंग। ठीक है। कि आईज वीक है तो कौन सी आईज वीक है, या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या जमीन से खजाना निकलेगा कि नहीं, या मेरे हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा, मतलब एनी क्वेश्चन। अगर हमने ये 12 हाउसेस समझ लिए थॉरली, तो अब हमें पता है कि अच्छा अगर हिडन ट्रेजर निकालना है तो हमें एट्थ हाउस देखना पड़ेगा, एट्थ हाउस में कैसे प्लैनेट्स है। अब एट्थ हाउस होता है हमारा ऑकल्ट साइंस का भी, मतलब रहस्यमय विद्या का। एट्थ हाउस का मतलब है गड्ढा, गुप्त। तो और एट्थ हाउस मृत्यु का भाव भी है, तो अगर यहाँ पे अगर शनि बैठा होगा जिसका भी, तो उसकी बड़ी लंबी आयु होगी। एट्थ हाउस में शनि बैठता है तो बहुत लंबी आयु होती है। ये हमें बताता है कि इंश्योरेंस से हमें फायदा होगा या नहीं होगा, या हमारे इन लॉज कैसे होंगे। अगर किसी का एट्थ हाउस में शनि राहु वाहु ऐसे बैठे होंगे, मंगल मंगल, तो उनके जो इन लॉज होंगे बहुत डेंजर होंगे, मतलब वो व्यक्ति दुखी रहेगा अपने इन लॉज से, ऐसा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस होता है कि हमें इस लाइफ में गुरु दीक्षा मिलेगी कि नहीं, हमारा मन धर्म में लगेगा या नहीं, रिलीजन, कौन सा रिलीजन जिससे हम शादी करने वाले हैं वो कौन से रिलीजन से आ रहा है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का स्वामी है। तो हमारा क्या होता है कि इंसान मेहनत से बहुत ज्यादा अमीर नहीं
मेहनत से तो एक टाइम तक अमीर बनेगा, लेकिन जब तक भाग्य किस्मत ना उसके साथ हो तब तक वो उतना अमीर नहीं हो पाता शाहरुख खान और मुकेश अंबानी जितना। तो अमीर होने के लिए भी सेकंड हाउस हमने देखा, अमीर होने के लिए फिर है नाइन्थ हाउस। ये जो दो हाउसेस हैं ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है किसी भी इंसान को अमीर होने के लिए, पर फाड़ के पैसा देने के लिए। मैंने कुछ लोगों का ऐसा देखा है, कुछ लोगों की, कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो जॉब करते हैं, जिनका सेकंड हाउस एंड नाइन हाउस का रिलेशनशिप है, उनकी इंडिया में ही 1-1 करोड़ के पैकेजेस हैं। ठीक है। एंड वो एक दिन में 2 घंटा काम करते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस हमें एक्टिवेट अगर हम कर दें तो भाग्य से धन आना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं। ठीक है। अब टेंथ हाउस पे हम जाते हैं। टेंथ हाउस हमारा कर्म होता है, प्रोफेशन होता है, स्टेटस इन द सोसाइटी होता है, हमें कितना नेम फेम मिलेगा, उस लेवल को डिटरमाइन करता है हमारा टेंथ हाउस। अब इलेवेंथ हाउस हमारा बताता है कि हम इनकम कितनी जनरेट करेंगे, हमारा नेटवर्किंग सर्कल कैसा होगा, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। इच्छा पूर्ति भाव माना जाता है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है कि जो रावण था उसको भी ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो रावण से पहले पे हम आते हैं कि सूर्य देवता ने बनाया सूर्य सिद्धांत, एक ज्योतिष की बुक जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जिसमें ये बताया गया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, मार्स की कितनी है, एंड ऑल दैट। एंड नासा में सूर्य सिद्धांत भी है, मतलब नासा के जो लोग हैं वो सूर्य सिद्धांत को भी कंसिडर करते हैं। ओके। तो जो सूर्य सिद्धांत है बुक, वो रावण के ससुर ने, मायासुर ने लिखी हुई है। सूर्य सिद्धांत तो मतलब बहुत पुराने से काल से ज्योतिष चला आ रहा है। रावण भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था। रावण ने एक बुक लिखी, उसका नाम है रावण संहिता। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। मैं जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक आता है कुछ उपाय रावण संहिता से भी बताती हूँ, वो भी बहुत एक्यूरेट जाता है। तो रावण ने क्या किया, उसके पास इतनी पावर थी कि, क्योंकि नाइन्थ इलेवेंथ हाउस जो है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, मतलब यहाँ पे जितने ज्यादा प्लैनेट्स बैठेंगे उस हिसाब से आपकी डिजायर्स फुलफिल हो जाएगी। चाहे वो बच्चे की हो, एजुकेशन की हो, माँ बाप की हो, पैसे की हो, किसी भी, मतलब एनी डिजायर, सारी डिजायर्स आपकी फुलफिल हो जाएंगी उस प्लैनेट से रिलेटेड। तो रावण ने क्या किया कि जो उसका बेटा था मेघनाथ, उसके सारे प्लैनेट्स को, 9 प्लैनेट्स को कैद करके इलेवेंथ हाउस में डाल दिया। मतलब रावण के पास इतनी शक्ति थी। और इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि इलेवेंथ हाउस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। फिर शनि देव तो न्याय के देवता है, कि भाई चलो सबको कैद कर लिया, बट शनि देवता ने बोला नहीं। तो शनि देवता थोड़ा सा आगे हो गए, तो रावण ने शनि देवता के पैर पे मतलब हिट किया। इसकी वजह से कहते हैं शनि देवता जो है लंगड़े हो गए। तो स्टोरी से हमें ये भी पता चल गया, अच्छा शनि देवता लंगड़े होते हैं। इस वजह से शनि बहुत स्लो चलता है। मंदति इति चरति शनि। इसलिए जो चंद्रमा है एक राशि में, ठीक है, एक राशि में 2.5 दिन रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना अप्रोक्स रहता है। गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है। और जो शनि है वो 2.5 साल में एक राशि में रहता है। ठीक है। इस स्टोरी से हमें पता चला कि अच्छा शनि देवता लंगड़े हो गए थे, अब लंगड़ा व्यक्ति तो धीरे धीरे अपना मतलब रास्ता नापेगा। इस वजह से जो शनि है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। इसी से हमें पता चलता है शनि की साढ़े साथी। शनि की साढ़े साथी, जब शनि ट्वेल्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में, इन तीनों हाउस में जब शनि रहता है तब उसको शनि के साढ़े साथी कहते हैं। अब शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो ढाई ढाई ढाई, है ना, 2.5 + 2.5 5 हो गया, 5 + 2.5 7.5। तो जब शनि ट्वेल्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में होता है तब शनि की साढ़े साथी हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? कोई सुन रहा है क्या?
Yes, yes, listening. ओके, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, No, ओके। no questions. अभी तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, yes. Very nice speech. ओके। अब 12th हाउस होता है मोक्ष का, मेडिटेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, विदेश यात्रा का। तो जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हम विदेश जाएंगे कि नहीं, कुछ लोग विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। तो अगर किसी का 12th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो या 7th हाउस में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति फॉरेन जाता ही जाता है, क्योंकि 9th हाउस भी लंबी यात्रा को दर्शाता है, जैसे 3rd हाउस शॉर्ट यात्रा को दर्शाता है। अगर किसी का 3rd हाउस में बैठा है प्लैनेट्स, तो वो इंडिया में ही बहुत जगह ट्रैवल करता रहेगा। लेकिन किसी का 12th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठे, तो ऐसा व्यक्ति विदेश की लंबी यात्रा करेगा और बहुत देर तक रहेगा। कोई है यहाँ पे जो इंडियन है बट इंडिया के बाहर रहता है? कोई है? मेरा अच्छा, अब आप ये बताओ, आपके 12th हाउस में कौन सा नंबर है, और वो क्या 9th हाउस या 7th हाउस में बैठा है? 12th हाउस में 5 नंबर है। ठीक है, मतलब सन, सन हो गया। अब सन आपका क्या 9th हाउस में बैठा है या 7th हाउस में बैठा है? 9th में है। 9th में बैठा है। सूर्य आप अभी हम्म, कहाँ पे हैं? सूर्य कहाँ आपको पे? सूर्य आपका कहाँ पे, आप बताइए, 9th हाउस में है या 7th हाउस में है? हम 9th हाउस में है, हाँ। 9th हाउस में। आप इंडिया, आप कौन से कंट्री में है आप, पूजा? यूएस। कितने साल हो गए आपको? 5, 5.5। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो विदेश यात्रा करना चाहते होंगे, है ना? लेकिन पूजा जी नहीं करी। क्यों करी भाई? क्योंकि उनके कुंडली में योग बन रहा था, 12th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठा है। सिंपल हो गया। 9th हाउस लंबी यात्रा का है, 12th हाउस विदेश जाने वाला है। तो 12th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठा है, तो इस वजह से वो विदेश में है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने, क्योंकि टाइम अब हो गया, 1 आवर हो गया, स्टॉप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। जैसे ये आपने काफी बताया कि जो 5 नंबर सूर्य को रिजेंबल करता है, हम्म। ये सारे नंबर्स कौन कौन से प्लैनेट्स के रिजेंबल करते हैं, ये हमें कुछ शीट मिलेगा? हाँ, ये हमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अब हम डिटेल में जाएंगे, नेचर ऑफ द राशि। अभी हमने कुंडली के 12 भाव पढ़े, ठीक है? हाँ। उसके बाद हम इन राशि के बारे में पढ़ेंगे कि ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, और वात पित्त कफ है, या फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। ये सब हम राशियों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम क्लास में पढ़ेंगे कि एक एक प्लैनेट्स के बारे में, कि सन का क्या मतलब होता है, शनि का नेचर कैसा होता है, चंद्रमा का नेचर कैसा होता है। ये हम क्लास, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दबाजी में मैं नहीं समझाना चाहती, सिर्फ नोट्स में नहीं, क्योंकि जितना आप लोग सुन के सीख लेंगे, क्योंकि सब लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, तो कोई इतना नहीं पढ़ता है। क्लासेस में ही सब चीज क्लियर हो जाए, भले ही स्लो चले, लेकिन आप लोग को चीजें क्लियर होनी चाहिए। डन। और 5 नंबर कौन से प्लैनेट को रिजेंबल करता है? 5 नंबर सन को। ओके, 9th हाउस। एक नहीं नहीं, सेकंड। आपको पहले देखना है 12th हाउस। आपका 6 12th नंबर है ना, आपकी हाउस। तुला लग्न है, तो आपके 12th हाउस में 6 नंबर हो गया। अब आपका बुध कहाँ बैठा है, ये बताइए। बुध है मेरा। बुध यानी आपका मर्करी, राइट? हाँ, मौकरी कौन से भाव में बैठा है? 8th हाउस में। नहीं, हाँ, मतलब नहीं, नहीं, एक सेकंड, सॉरी। ऐसे काउंट कीजिए, इसके हिसाब से काउंट कीजिए। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में बैठा है, मतलब मौकरी आपके 8 नंबर पे है। हाँ। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो 12th हाउस का स्वामी है वो धन भाव में बैठा है। मतलब विदेश यात्रा तो आपकी होगी, मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि आप विदेश में सेटल हो जाएंगी पूजा जी की तरह, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे विदेश से आपके पास धन आए। आपका कोई ऐसा प्लान बन रहा है
कि फॉरेन में आप कुछ बिजनेस जॉब कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से विदेश से पैसा आए आपको, ऐसा कुछ बन रहा है आपका। Yep, yep, yep. Yes, I'm trying for that. वी आर ट्राइंग, बस वो वही है। तो ठीक है। आपको परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा आपका विदेश में, लेकिन आपको विदेश से पैसा आप कमा लेंगे, क्योंकि धन भाव में बैठ गया ना विदेश का स्वामी। ठीक है, थैंक ठीक है, यू। ओके। अभी किसी का और भी कुछ क्वेश्चन आया है। हाउसेस एंड उनके स्वामी। अच्छा, हाउसेस एंड उनके स्वामी, ये होता है काल पुरुष, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे जो हाउसेस होते हैं उनके स्वामी वो होते हैं जिनकी राशियां होती हैं। जैसे अगर यहाँ पे वन है तो मेष, मतलब मेष का स्वामी हो गया मंगल, मंगल हो गया फर्स्ट हाउस का स्वामी, ऐसा होता है। गोविंद आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और है, ओके, ठीक है। सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक अबाउट द क्लास? समझ में आ रहा है, स्लो चल रहे हैं बट समझ में आ रहा है सब चीजें सबको, इजी इजी? Kaki, do we have recordings for today classes? यस वी हैव। Okay. तो ठीक लग रहा है अभी जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं? आनंद जी आप बताइए, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने और भी कोर्सेज करे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के, सो आर वी ऑन द राइट ट्रैक एंड स्पीड एंड Yeah, पेस? yeah, very, yeah, you're explaining it very, very well. No, no. I've joined this, so I'm a student. I don't know anything. Like I'm learning things. I'm learning. Very, ओके, very like सो working यू this आर is the एबल first टू time. अंडरस्टैंड। I'm finding it very interesting. Yeah. ओके, ओके, सो ये जो हाँ जी। ये जो 12 हाउस है, हाँ हाँ। ये 12 हाउस अलग अलग राशि है, 12 टोटली? हाँ, हमारी 12 राशियां होती है ना। अब इन 12 वो हाउस में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, देखिए आपके अलग होंगे, है ना। आपके फर्स्ट नंबर पे कौन सी राशि है? ऐसा हम्म? फर्स्ट नंबर पे हाँ, कौन सी राशि है आपकी कुंडली में? फर्स्ट हाउस में लग्न लिखा है और 20 नंबर लिखा है ऊपर। ये वो डिग्री होगी, 20 नंबर डिग्री होगी। अ, राशि केवल 1 से लेके 12 तक ही होती है, और कुछ देखिए। नहीं, मेरे पास तो ये लग्न कुंडली सामने है। हाँ, उसमें और क्या है, फोटो भेजिए मुझे, मैं बता देती ओके, मैं भेजता हूँ। हूँ। आपकी 15 नवंबर 1991 जोधपुर, ये है आपकी। हाँ हाँ हम्म, ठीक है। आपकी मेष राशि, मेष लग्न ही है आपका, 1 ही लिखा है नंबर, हाँ। ठीक है। तो आपकी यही है सेम, आपकी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है ना, तो आपकी जी। एरीज लग्न है, मेष लग्न है आपकी, ओके, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है। ठीक। पूजा जी की 6 से स्टार्ट हुई है, दिव्या जी की 11 से स्टार्ट हुई है, प्रीति जी की 7 से स्टार्ट हुई है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हाँ। ये जो 12 हाउस है, हम्म, ये 12 हाउस जैसे कि 12 राशि है, तो ये 12 राशि अलग अलग है 12 हाउस में, या सीरियल वाइज होगा ऐसा कुछ? मतलब सीरियल वाइज ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है, तो सीरियल वाइज ये ओके। होगा कि 12 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो काउंटिंग मतलब मैथ्स के हिसाब ओके, से ही काउंटिंग चलेगी। काउंटिंग काउंटिंग एक नंबर से स्टार्ट होगा यहाँ से? हाँ, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे 1 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 5 नंबर भी ओके। हो सकता है, यहाँ पे 6 नंबर भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना आपका सूरज किस टाइम पे आप पैदा हुए, ठीक है। देखिए मैं आपको ओके। बताती ओके। हूँ, जो हमने पहले फोटोज वगैरह वीडियोस बनाए थे, एक सेकेंड। देखिए हमने ये बताया था कि जब सूरज धरती पे, आपको आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है आप लोगों को? हाँ 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 हाँ। जिस टाइम आप पैदा हुए उस टाइम धरती पे जो सन है वो कौन सी डिग्री पे और कौन सी राशि में है, उस हिसाब से आपकी वो 1 कुंडली नंबर पे बनती है। जाएगा? हाँ, वो लग्न पे जाएगा। इस ओके अब ओके। आप अगर आप रात में पैदा हुए हैं, तो फिर आपने बताया था ना, अगर कोई व्यक्ति रात में 11 बजे पैदा हुए तो वो 5th हाउस में उसका सन होगा,
ठीक है। है ना। तो जिस टाइम आप ठीक। पैदा हुए उस टाइम ब्रह्मांड का, स्काई की जो फोटो खींची गई है, स्नैपशॉट लिया गया है, वो आपकी जन्म पत्री है। ठीक है। ठीक है, हर इंसान की यूनिक होती है, किसी की ऐसे मैचिंग नहीं होती। जो ओके ओके। दो जुड़वा बच्चे उनकी मैचिंग होती भी है, बट उसमें उसमें फिर डिग्रीज में और नक्षत्रों के पादों में डिफरेंस हो जाता है, तो वो नवांश और दूसरों में जाके कुंडलियां चेंज हो जाती है। ठीक है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया। ठीक है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छा, अब ये है कि हमें इस वीक 2 क्लासेस लेनी है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई दिवाली वगैरह है तो हमें दिवाली के बाद क्लास लेनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ज्यादा लोग कहेंगे क्लास लेनी चाहिए तो हम क्लास ले लेते हैं। एक कल क्लास लेते हैं ट्यूसडे को, और एक थर्सडे को क्लास ले लेते हैं, तो इस वीक की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मे बी दिवाली वाले क्लास हम दिवाली के बाद ले सकते हैं। तो आप सब में से कौन कौन व्यक्ति ट्यूसडे को ज्वाइन कर सकता है एंड थर्सडे को ज्वाइन कर सकता है? अभी चैट पे आप लोग यस या नो लिख दीजिए, सो दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो अकॉर्डिंगली। ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे रख दें फिर। ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एवरीवन ओके? Yes, I'm good with that. ट्यूसडेज एंड फ्राइडे। यस, आनंद का आ गया, गोविंद का आ गया, ठीक है, मृणाल का आ गया। पूजा एंड दिव्या, व्हाट अबाउट यू? ओके, पूजा का है। दिव्या। Gargi, I'll ठीक। manage if I will be available then fine. Otherwise, I'll go through recordings because alone मैं अकेले से पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना। तो हम्म। recordings will be there. I will ठीक है, तो आप कल do आप recordings. आ पाओगे? ट्यूसडे और फ्राइडे को Yes, आप आ पाओगे? कल तो अभी तो मैं हूँ. Yes, tomorrow I'm there. ठीक है। फिर उसके बाद सेशन हम दिवाली का थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, फिर जब सब लोग वापस आ जाएंगे फिर हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। सी, टोटल मेरे को 24 क्लासेस लेनी है 3 मंथ्स में। ठीक है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि एक वीक में मैं पूरी 5 6 7 क्लासेस ले लूं, या हर वीक में 2 क्लासेस लूं। तो आप लोग अपने हिसाब से आप बताओ। ठीक है फिर। सो वी आर हैविंग क्लास टुमारो एज It's वेल, 9 o'clock। हाँ। one last, please. यस। अगर if everyone agrees then this is basic, so हम लोग इसको जल्दी कवर अप कर ले तो I think it's better for all. नहीं नहीं, So एक्चुअली क्या है कि आनंद जी, आपका थोड़ा बेसिक्स क्लियर है, अभी सब लोग एकदम मतलब एस्ट्रोलॉजी के ए पे हैं। कोई okay पता ही नहीं okay. है कि ए क्या होता है, मतलब एस्ट्रो अभी हम्म, ऐसे है बाकी सारे स्टूडेंट्स। कोई नहीं ना, कोई नहीं. ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank बाय। you. Thank you, Good night, Gargi. Bye. Good namaste. night. बाय।